जय हिंद। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स इस टाइप की क्वेरीज करते हैं कि सर मैंने अभी तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है और मैं नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम है उसको देना चाहता हूं, बट 6-7 महीने रह गए हैं। क्या इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं इसकी प्रिपरेशन कर सकता हूं? क्या मुझे एम करना चाहिए जो अगले 6-7 महीने के अंदर प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है उसके लिए? या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में लेटर ऑन जाके रियलाइज होता है, मे बी 29-30 की एज में जाके, कि मुझे यूपीएससी के लिए भी अटेम्प्ट देना चाहिए। ऐसे केस में ऑलरेडी उनके पास ड्यू टू एज कॉन्स्ट्रेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि जो अपकमिंग एग्जाम है यूपीएससी का उस साल का वो मिस करें, और हो सकता है 6-7 महीने रह गए हों। या कुछ और भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कुछ लाइफ में पर्सनल कॉन्स्टेंट्स होते हैं और उनको अपकमिंग ईयर का एग्जाम देना होता है। अगेन उसमें जो गैप होता है उस टाइम पे जब उन्होंने डिसीजन लिया होता है एग्जाम के बीच में, वो काफ़ी कम होता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज हम ये देखेंगे कि कैसे हम इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सुनने में काफ़ी मुश्किल लगता है कि 6 महीने के अंदर कैसे पॉसिबल होगा। डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद कई एग्जांपल्स देख रखी हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बहुत कम ड्यूरेशन में पढ़ के एग्जाम निकाला हुआ है। उसी के रिगार्डिंग हम आज स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एजम्पशन मैं मान के चल रहा हूं कि जब आपने ये सोचा है कि 6 से 8 महीने रह गए हैं, 7 महीने रह गए हैं आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो उस टाइम पे आप साथ में कोई जॉब नहीं कर रहे हो या कोई कॉलेज में नहीं जा रहे हो, कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी टाइप की और स्टडीज नहीं कर रहे हो, बिकॉज उसके साथ ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये चीज पॉसिबल तभी हो पाएगी जब आप टोटली सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तरफ ही लगे हुए, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल बात करनी है और प्रैक्टिकल बात यही है। अगर 6 महीने में किसी तरह करना चाहते हैं तो टोटली उसकी तरफ आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। अगर रही बात उन स्टूडेंट्स की जो कि ये सोचते हैं कि मुझे 6 महीने के बाद दे देना चाहिए, चाहे उनके पास अटेम्प्ट्स भी काफ़ी पड़े हैं और उनके पास काफ़ी टाइम भी है, तो उनके केस में मैं ये एडवाइस करूंगा कि कभी भी आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा ये एम करो कि मुझे फुल प्रिपरेशन के साथ जाना है, सो डैट मुझे फेलियर नहीं फेस करना है। बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि आप सक्सेस अचीव कर जाओ, और हम क्यों अननेसेसरी अपने ऊपर एक नेगेटिव रिजल्ट का टैग लगाएं जो कि हमें अंदर से कहीं ना कहीं डीमोरलाइज करे। सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में जब आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड एक नेगेटिविटी, एक फियर होता है कि ऑलरेडी मैं इस एग्जाम में फेल हो चुका हूं पहले। ऐसी सिचुएशन हम नहीं चाहते हैं। ऑल्दो आज की स्ट्रेटेजी आप डेफिनेटली फॉलो करो। अगर आपको 6 महीने में लगता है कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपकी प्रिपरेशन होगी है तो डेफिनेटली आप अपीयर हो सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है नंबर ऑफ स्टडी आवर्स को लेके होती है कि डेली कितना पढ़ना होगा। देखो, नॉर्मल केसेस के अंदर जब हम कहते हैं कि प्रीलिम से पहले 1 साल के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो मेरा जो एक पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि 7 to 8 आवर्स क्वालिटी आवर्स, मतलब 7 से 8 घंटे पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये नहीं 7 से 8 घंटे के बीच में भी मस्ती हो रही है। 7 से 8 घंटे ऑन एन एवरेज। कभी ये 6 भी हो सकते हैं, कभी ये 8 भी हो सकते हैं, कभी 9 भी हो सकते हैं। जब आपका मेंस का एग्जाम आपके बिल्कुल सिर पे आ जाता है तो कई बार 11 के आसपास भी हो सकते हैं। तो ये वेरी करती है चीज। ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ 7 से 8 घंटे की क्वालिटी आवर स्टडी चाहिए होती है जब प्रीलिम से पहले 1 साल आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। अगर आपके पास 6 महीने हैं तो ये मान के चलो आपको ऑन एन एवरेज क्वालिटी 10 आवर्स के आसपास स्टडी करनी पड़ेगी। क्वालिटी ये बहुत मैटर करता है। क्वालिटी का मतलब है कि ये 10 घंटे पूरी कंसंट्रेशन के साथ। अब आपके पास टाइम पीरियड तो कम है ही है, 6 महीने। 6 महीने में जब कवर करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। ऑल्दो हम आगे बात करेंगे किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को थोड़ा और ज्यादा कंसाइज करेंगे, सो डैट इतने टाइम पीरियड के अंदर हमारी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो जाए। लॉजिकली अगर आप बंदा सोच के देखेगा तो यही लगेगा कि 7 से 8 घंटे अगर चाहिए 1 साल के अंदर तो 6 महीने में तो फिर 14 से 16 घंटे चाहिए। नहीं, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। एक ह्यूमन जो ब्रेन है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ रोज 14 से 16 घंटे नहीं पढ़ सकता है। फेड अप हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 10 घंटे के आसपास का आपको टारगेट रखना है। अब एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ जाता है सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैंने एक सेशन ऑलरेडी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस स्ट्रेटेजी के साथ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। मैंने आपको ये बोला था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको वो लेना है जो कि आपकी स्ट्रेंथ है। आपने भेड़ चाल नहीं करनी है कि भीड़ वो ले रही है या उसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं, उसमें कम आते हैं, उसमें कट ऑफ ज़्यादा आते हैं। इस तरह के फैक्टर्स हमने नहीं देखने हैं। हमने ये देखना है सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है जो कि मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ है, जिसमें मैं इंजॉय करूंगा प्रिपरेशन। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेना है। क्वेश्चंस भी देखना है, सिलेबस भी देखना है, जहां आपका कंफर्ट लेवल है।
ऐसे केस के अंदर जब आपके 6 महीने ही है, वहां पे एक थोड़ा और फैक्टर ये भी आ जाता है। मान लो 2-3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लग रहे हैं कि ठीक है यार ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, 19-21 का कंफर्ट लेवल का आपका डिफरेंस है, तो उसमें से जो आपको लगता है कि मिनिमम सिलेबस वाला, जो आपको लगता है कि लाइट ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो उठाओ, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी टाइम की शॉर्टेज है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास कई सारे अटेम्प्ट्स हैं, आपके पास आगे बहुत टाइम है, आप आगे 1 साल 2 साल के बाद भी एग्जाम दे सकते हो, तो ये इतनी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, जो आप एक बार सिलेक्ट कर लोगे 6 महीने के देने के चक्कर में, वो आपको अगर अगले साल दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ा तब भी आप वो सेम ही लोगे। कुछ केसेस में बच्चे चेंज कर लेते हैं, बट वो चीज़ डिजायरेबल नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आपने 6 महीने में कवर करना है, तो ऐसा लेना है जिसका आपको लगता है कि हाँ ये 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मुझे कंफर्टेबल लगते हैं, बट इनमें से ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसका मुझे लगता है सिलेबस बहुत कम टाइम में मैं कवर कर लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि मैथ्स फिजिक्स जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने से आपको घबराना नहीं है, प्रोवाइडेड आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसमें जबरदस्त हो। बट 6 महीने जब रह गए हैं, तो उस टाइम पे मैथ्स फिजिक्स जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। ऐसे केस में डिजायरेबल है कि एक लाइट सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लो, बट ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि ऐसा ना सब्जेक्ट मत ले लेना जिसमें आपको इंटरेस्ट ही ना हो, तो वो लाइट भी आपके लिए नेगेटिव सब्जेक्ट का काम कर जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है लिमिटेड क्वालिटी रिसोर्सेज की। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम ऑलरेडी क्वालिटी रिसोर्सेज की बात करते हैं कि ठीक है क्वालिटी रिसोर्सेज ही हमने पकड़ने हैं, हमने बल्क में नहीं जाना है। बट अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हमें उसको फर्दर और ज़्यादा रिफाइन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी सेशन बना रखा है बुक लिस्ट के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, जो कि यूपीएससी में आपको चाहिए, बट इसके लिए मैंने थोड़ा उसको और ज़्यादा रिफाइन कर दिया। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि मस्ट हैं, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो 6 महीने में हम एग्जाम दे पाए, इस तरह से हमने प्रिपरेशन करनी है। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत की बुक पे चले जाओ, आपको कोई एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक बुक है, सब कुछ नीचे से लेके ऊपर तक जितने लेवल का चाहिए सब इस बुक में कवर्ड है। इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, और एनसीईआरटी पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बहुत हाई लेवल पे चली गई है बुक्स। तो सीधा पॉलिटी के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में आपने कोई बड़ी बुक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक होके रहना है। ओल्ड जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उन पे आपको स्टिक होके रहना है। एंशियंट की, मेडिएवल की, मॉडर्न की, तीनों की आपको ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स उठानी है। उसके अलावा आपके जो इंटरनेशनल हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक है, एक आपको वो रेफर करनी है। तो आपकी 4 एनसीईआरटी बुक्स हो गई हैं, इससे बाहर आपको नहीं जाना है और कुछ नहीं आपको पढ़ना है, इन्हीं चीज़ों को आपको रेफर करना है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी आपको रेफर करनी है, प्लस साथ में एटलस तो रेफर करोगे ही करोगे जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे, उसको न्यूज़पेपर को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो 6 to 12 की एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी है। कोई इसके अलावा आपको स्पेशलाइजेशन वाली बुक नहीं पढ़नी है, जो कि कहीं ऑप्शनल जिनका ज्योग्राफी होता है वो पढ़ते हैं, वैसी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है। इकोनॉमी के लिए आपको 9th to 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, जस्ट एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ जाए। उसके अलावा तो इकोनॉमी के लिए आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफर करना होता है, लाइक आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। जब भी न्यूज़पेपर में इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आपको कुछ टर्म्स ऐसी मिलेंगी जो कि 9th to 12th की एनसीईआरटी में कवर नहीं होंगी, तो उस टाइम आप गूगल की हेल्प से वहाँ पे सर्च कर सकते हो और उस टर्म के बारे में उसको समझ सकते हो कि क्या मीनिंग है, सो डैट आपको वो चीज़ समझ आ जाए। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड जो एनसीईआरटी बुक है वो आपको रेफर करनी है। इसके बाद एथिक्स की बात करें तो बुक बाय लेक्सिकॉन है, उसको आप देख लो, वो कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है। सेकंड एआरसी रिपोर्ट के अंदर जो एथिक्स का सिलेबस है उससे रिलेटेड जो कुछ एक टर्म्स हैं, उसका जो मीनिंग है उसको आपको समझना है। पूरी सेकंड एआरसी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एथिक्स के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो कंटेंट है सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं है वो। अब बात आ जाती है इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल इश्यूज, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। इन सब के लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम बात इस चीज पे, न्यूज़पेपर के सिग्निफिकेंस पे। न्यूज़पेपर जो है वो आपको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मत सोचना कि 6 महीने हैं मेरे पास तो जीएस भी नहीं कवर होगा तो मैं न्यूज़पेपर अवॉइड कर दूं, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। आपने करना क्या है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स से 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, 6 महीने बाद स्टार्ट की है जब आपको करनी चाहिए थी, तो 6 महीने का करंट अफेयर का बैकलॉग आपका हो गया है, तो उसका हम न्यूज़पेपर तो अब 6 महीने के बैठ के पढ़ नहीं सकते। आपने किसी अच्छे करंट अफेयर्स
जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन आती है किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की, चाहे अच्छा जो आपको ऑनलाइन रिसोर्स सही लगता है उसकी, वो पकड़ो। एक ही पकड़नी है, मल्टीपल पे नहीं जाना है। वो पकड़ो पिछले 6 महीने के, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है उससे पिछले 6 महीने के, तो वो जो मंथली करंट अफेयर्स है वहां से आपको कवर करने हैं। सो मंथली मैगजीन से आपका जो बैकलॉग है पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का, वो आपने कवर कर लेना है। और जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, साथ के साथ ही आपने डेली न्यूज़पेपर रीडिंग रखनी है और उससे नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स आपने इन सब चीज़ों से भी बनाने हैं, नोट्स अवॉइड नहीं करने हैं। ये तो क्रिटिकल स्टेप है ही, खास करके जब आप 6 महीने में ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है। आप कहोगे टाइम नहीं मिलेगा, टाइम मिलेगा, आपको करना ही होगा, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज फिर आपसे रिवीजन नहीं होगी। रिवीजन आपसे इफेक्टिवली, एफिशिएंटली तभी होगी जब आपने नोट्स बना रखे होंगे। फिर आपको सिर्फ उसी से रिवाइज करना होगा, वो आपके लिए चीज़ कंफर्टेबल रहेगी। तो चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, उससे भी नोट्स बनेंगे, आपकी ये जो बुक्स हैं इससे भी नोट्स बनेंगे, और प्रॉपर कंसाइज नोट्स आप बनाओगे। उससे रिलेटेड सेशंस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, वो आप चेक कर सकते हो। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उससे रिलेटेड सेशन भी मैंने बना रखा है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैंने डिस्कस कर रखा है। सो उसके लिए आप वो रेफर कर सकते हो। न्यूज़पेपर अवॉइड नहीं करना है, बिकॉज हमें सिर्फ सिलेबस नहीं कवर करना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ क्रैक करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, वो अवॉइड नहीं कर सकते हो, किसी भी स्टेज पे अवॉइड नहीं कर सकते हो। चाहे आपने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, बट यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। अब हम ये कंपोनेंट भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैंने ऑनलाइन लिखा हुआ है इन सारे टॉपिक्स के लिए, एनवायरमेंट, साइंस, टेक, सोशल इश्यूज एटसेट्रा के लिए, इकोनॉमी के लिए भी, कि जब आप इन टॉपिक्स को सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से पढ़ोगे, करंट बेस्ड टॉपिक्स को ही ध्यान में रखोगे, अब लेकिन कई चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि हो सकता है न्यूज़पेपर से क्लियर ना हो, तो ऐसे केस में आपको गूगल पे जाके उस चीज़ को सर्च करना है और उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे उससे रिलेटेड आप कंटेंट देख सकते हो, सो डैट आपको क्लैरिटी हो जाए। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमने कोई रिसर्च नहीं करनी है, बट एटलीस्ट हमें उसके रिगार्डिंग एक बेसिक चीज़ क्लियर हो जाए। कोई न्यूज़ आई है, उसका बैकग्राउंड न्यूज़पेपर से क्लियर नहीं हुआ है, तो वो ऑनलाइन हमें क्लियर हो जाए। सो इंटरनेट की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। इकोनॉमी में भी काफ़ी टर्म्स आएंगी, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब चीज़ों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एथिक्स के लिए डेफिनेटली आप कुछ एक केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, करनी ही होगी आपको। सो टोटल अब हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया कि रिसोर्सेज क्या रेफर कर रहे हैं। इन रिसोर्सेज से आपको बाहर नहीं जाना है। अगर इनको स्टिक होके रहोगे ना, तो 6 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे बाहर जाओगे फिर 6 महीने वाली बात भूल जाओ, फिर नहीं हो पाएगी। सो ये हमारे हैं क्वालिटी रिसोर्सेज, इससे बाहर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब हम मोस्ट क्रिटिकल चीज डिस्कस करते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी रखनी कैसे है, किस तरह से हमें अपनी प्लानिंग करनी है। एक तो सबसे पहले आपने जो मेरा सेशन था कस्टमाइज टाइम टेबल, आई होप आपने देखा होगा, तो आपको क्लैरिटी होगी कि टाइम टेबल आपको बनाना कैसे है। अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार आप देख लेना, वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि टाइम टेबल आपने फॉर्मुलेट कैसे करना है। हम अब डिस्कस करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी जीएस और ऑप्शनल को पढ़ने के लिए इतने शॉर्ट पीरियड में होनी कैसी चाहिए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली 6 महीने हैं, तो 6 महीने में से जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, पहले 3 महीने, इस टाइम पे आपकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप 75% टाइम जो है जीएस को दोगे और 25% टाइम अपने ऑप्शनल को दोगे। थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं आपको एक मोटी मोटी स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आप टाइम टेबल तो उस हिसाब से बनाओगे जिस स्ट्रेटेजी को मैंने डिस्कस किया था अपने कस्टमाइज टाइम टेबल वाले सेशन में, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। लेकिन अब बात यह है कि हमने जब टाइम टेबल बनाना है, हमें पता तो होना कि हमने कौन सा कंटेंट कितने महीने में, कितने हफ्ते में कवर करना है। सो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो पहले 3 महीने में उसमें टारगेट रखना है कि 75%, 75% टाइम अपने डेली रूटीन का, अपने जो डेली के आपने 10 घंटे के आसपास टाइम डिवोट करना है, तो वो आपने 7 से 8 घंटे रोज के जो है जीएस पे लगाने हैं और 2 घंटे के आसपास आप ऑप्शनल पे लगा लो, सो डैट आपका ऑप्शनल भी धीरे धीरे साथ में चलता रहे। नोट्स मेकिंग दोनों चीजों के साथ साथ चलती रहेगी। अब इन 3 महीनों के अंदर, पहले 3 महीनों के अंदर आपने एम करना है कि आपका ये जो स्टैटिक पार्ट है ये मेजोरिटी पार्ट कवर हो जाए, एनसीईआरटी बुक्स कवर हो जाए, लक्ष्मीकांत काफी हद तक कवर हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा का सारा कवर हो जाएगा, बट काफी हद तक आपने कोशिश करनी है कि कवर हो जाए। इसके बाद जो आपका 4th मंथ है, इसके अंदर आपने
ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करना है। आपने 75% टाइम ऑप्शनल पे दे देना है, इस टाइम पे उल्टा कर देना है, और 25% टाइम आप जीएस को दोगे। रिवीजन साथ साथ चलती रहेगी, वो मैं इसलिए अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कस्टमाइज टाइम टेबल के अंदर मैंने वो सारा कंपोनेंट रिवीजन का डाल रखा है ऑलरेडी, तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, वो आप सेशन देखोगे तो आपको रिवीजन वाली स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी। उस सेशन के हिसाब से आप चलोगे तो आपकी रिवीजन दोनों चीज़ों के साथ साथ चल रही है। उसके बाद जो आपका 5th मंथ है उसके अंदर आपने 50-50% टाइम दोनों को देना है। 50% ऑप्शनल, हम ऑप्शनल को स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्री और मेंस के बीच में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 2.5 से 3 महीने होंगे। सो उस टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन पे काम करने के लिए, रिपीटेड रिविजन्स के लिए। उसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपने कुछ मॉक टेस्ट देने होंगे उसके लिए। अब हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की बात की है तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि हम 6 महीने में प्रिपरेशन करने का टारगेट रख रहे हैं तो प्रीलिम से पहले जो 6 महीने होंगे उसके अंदर आपने ज़्यादा टाइम मॉक टेस्ट की तरफ नहीं डिवोट करना है। मैं वेस्ट नहीं बोलूँगा बट डिवोट उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। दूसरी चीज़, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने पहले 6 महीने में नहीं करनी है। आपने एक ओवरव्यू ज़रूर ले लेना है कि अच्छा एक आंसर यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस आप वो जो 2.5 महीने है प्री और मेंस के बीच में उसमें करोगे। पहले 6 महीने में आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, सो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं 6th मंथ की, प्रीलिम से जस्ट 1 महीना पहले, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। उस टाइम आप 80% टाइम जीएस को दोगे और 20% टाइम ऑप्शनल को दोगे, और प्रीलिम से 1 हफ्ता पहले तो आप 100% टाइम ही जीएस को दोगे, आपको फास्ट ट्रैक एक रिवीजन करनी होगी। सो इस तरह से जब आप प्रिपरेशन करोगे, कस्टमाइज टाइम टेबल वाले सेशन को ध्यान में रखते हुए, अच्छा टाइम टेबल बनाते हुए इस तरह से प्रिपरेशन करोगे, अपने इन टारगेट को, इन रिसोर्सेज को कवर करने का टारगेट रखोगे, तो आप अच्छे से 6 महीने में एक डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जीएस का ये सारा का सारा पार्ट तो आपको कवर करना है इन 6 महीनों में। आपका टाइम टेबल स्ट्रेटेजी इस हिसाब से होनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा जीएस का पार्ट तो कवर हो जाए अलॉन्ग विद न्यूज़पेपर जो आपने साथ साथ पढ़ना है। ऑप्शनल के केस में आपका एम होना चाहिए कि 70 to 80% एटलीस्ट मैं ऑप्शनल कवर कर लूँ, 60% नहीं, 60 से तो ज़्यादा ही चाहिए, 70 to 80% तो आपका एम होना चाहिए। 90% हो जाता है तो बहुत अच्छा है, पूरा ही कवर हो जाए तो उसके जैसी बात ही कोई नहीं है, बट 70 to 80% होना चाहिए बिकॉज प्री और मेंस के बीच में हमारे पास 2.5 महीने के आसपास का टाइम होगा। तो 2.5 महीने के अंदर आपको रिपीटेड रिविजन्स करनी है, जो आपके वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कुछ एक मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हो वो भी देने हैं। तो उस टाइम पे आप 10-20 हद 30% ऑप्शनल का पार्ट कवर करने की सोच सकते हैं क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा रहता होगा आपका ऑप्शनल का पार्ट उसको रिवाइज भी करना है। सो 2.5 महीने में इतना कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि 2.5 महीने में आपको न्यूज़पेपर छोड़ना नहीं है, वो भी पढ़ना है उस 2.5 महीने का। सो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। ये जो 2.5 महीने है ये एक जो ऐसा स्टूडेंट जिसने 1 साल पहले प्रिपरेशन की है उसी की तरह आपको कवर करना है 2.5 महीने। तो आपका एम और माइंडसेट यही होना चाहिए कि प्रीलिम से पहले मैं ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ जाऊं जो एक स्टूडेंट 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ जाऊं, पूरी तरह नहीं तो उसके आसपास तो कहीं आ जाऊं, क्योंकि कंपीट तो अल्टीमेटली मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ही करना है ना। उसके बाद मेंस देने के बाद आपको न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं छोड़नी है, आपके जो वीक एरियाज हैं उन पे आपको काम करते रहना है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगर आपका मेंस क्लियर नहीं होता या इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अगला अटेम्प्ट जो आप दोगे उसमें आपकी जो सारी कमी है वो कवर हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं तो आपको कोई स्पेसिफिक एक चैनल या कोई और स्पेसिफिक मैगजीन या कोई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट, इन सब चीज़ों को ज़्यादा रेफर करने का टाइम नहीं होगा, तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पे स्टिक होके रहो तो आपकी एक इतने लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप उन स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छे लेवल पे compete कर पाओ जो कि काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं या पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है कि किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 6 महीने में प्रीलिम से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करके
क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, प्रोवाइडेड ये चीज आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तो फ्रेंड्स स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डाउट है 6 मंथ स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग जो अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ है आज के सेशन में, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दो, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं उस पर भी सेशन बना दूंगा। So we will meet soon with another important session. Till then, take care of your health and fitness. Jai Hind!